नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी बाय अनअकैडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के संपादकीय समीक्षा के इस अंक में हम बात करेंगे अशोक गुलाटी जी के एक आर्टिकल दी हंगर चैलेंज की। इसमें बताते हैं कि कैसे भारत का जो भूखमरी का संकट है वो धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन उसके परिणाम अभी भी हमें नज़र आते हैं। जो भूखमरी पैदा हुई उससे देश को क्या नुकसान हुआ, भारत के वो कौन से आर्थिक और सामाजिक पहलू हैं जिनकी वजह से भारत प्रगति नहीं कर पा रहा है। उसमें पीएम की इंडिपेंडेंस डे स्पीच का हवाला दिया गया है। कुछ आंकड़ों के साथ अपनी बात को पुष्ट किया गया है कि कैसे भारत में अभी भी गरीबी विद्यमान है और कैसे इसे कम किया जा सकता है। भारत को गरीबी से निकालने के लिए और एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कौन से वो 10 चैलेंजेस हैं जो भारत के सामने हैं और कैसे उनसे निपटा जा सकता है। दरअसल गरीबी को कम करने के कौन से उपाय हैं, इस बारे में चर्चा की गई है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार ओवरव्यू आउटलाइन अपने आर्टिकल की देख लेते हैं, फिर आर्टिकल में एंटर करेंगे, देखेंगे कि वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और किन आर्ग्यूमेंट्स के जरिए दरअसल अपनी बात को पुख्ता कर रहे हैं। सबसे पहले वो पीएम की 77th इंडिपेंडेंस डे स्पीच का हवाला देते हैं, जिसमें रेड फोर्ट से उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने बहुत ज़्यादा लोगों को गरीबी से निकाल दिया है। तो गरीबी से कैसे निकाला गया, उसके क्या परिणाम हुए और आगे निकालने का क्या प्लान है, इस बारे में चर्चा की गई है। फिर कुछ आंकड़ों के जरिए वो अपनी बात पुष्ट करते हैं कि कैसे भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। फॉर एग्जांपल, भारत ने भूखमरी को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को लेकर के अच्छा काम किया है, विमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है, दुग्ध क्रांति कैसे हुई है और पीएम गरीब कल्याण योजना के जरिए कैसे आम गरीब और जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम किया गया है। इसके अलावा फिर कुछ आंकड़ों में वो और डिग इन डीप करते हैं और अंदर जाते हुए अपने आर्टिकल में वो कहते हैं कि चुनौतियां जितनी हमें दिखती हैं दरअसल उतनी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौतियां हैं। और आंकड़ों के ज़रिए वो बताते हैं कि पॉवर्टी एलिवेशन और जो गरीबी कल्याण की योजनाएं हैं या हेल्थ को लेकर के जो योजनाएं हैं वो सिर्फ हो सकता है कि हमें दिखें कि हम अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन अभी भी हमें अपने देश में बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता है। फिर अंत में जाकर के वो बताते हैं कि वे कौन से कार्य हैं जिनको हमें करना चाहिए, एज ए नेशन हमें करना चाहिए, और अगर वो सारे कार्य हम करेंगे, एक 10 पॉइंटर की लिस्ट हम इस आर्टिकल से निकाल सकते हैं, जिससे पॉवर्टी एलिवेशन किया जा सकता है, राष्ट्र की समृद्धि में एक सकारात्मक योगदान दिया जा सकता है। तो ये आउटलाइन है, ये आर्टिकल है। समझते हैं अब एक एक करके धीरे धीरे कैसे कहाँ से उन्होंने अपनी बात शुरू की है। तो पीएम की इंडिपेंडेंस डे स्पीच से वो अपनी बात शुरू करते हैं और कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 5 सालों में, यानी कि 15-16 से लेकर के 2019-21 के बीच हमने करीब 135 मिलियन लोगों को, यानी कि 135 मिलियन लोगों को हमने गरीबी से निकाला है। फिर वो कहते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, ये भी हमारी एक अचीवमेंट है। और अगर बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MDPI, जिसे कि नीति आयोग प्रिपेयर करता है, उसके अनुसार हमने निश्चित तौर पर ये कार्य किया है, सराहनीय कार्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अभी इतने लोगों को गरीबी से निकाला है, हमने करीब 415 मिलियन लोगों को MDPI सूचकांक पर ही 2005-6 से लेकर के 19-20 या 20-21 के बीच में इतने लोगों को निकाला है। तो अगर आप एक रेशियो देखेंगे तो हमने 2005 से लेकर के और जो नरेंद्र मोदी जहां से शुरू कर रहे हैं 2015, इस कार्यकाल, इन 10 सालों के बीच में भी हमने बहुत लोगों को गरीबी से निकाला है। ऐसा तो नहीं है कि भारत में गरीब लोग थे नहीं। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की लिटरेसी रेट बहुत कम थी, भारत में रोजगार बहुत कम थे, अर्थव्यवस्था ठप पड़ी थी। उस वक्त भी करीब 80% लोग भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी की चपेट में थे। और अगर आज की बात करें, अगर MDPI के आंकड़ों की बात करें तो करीब 15%, और अगर अन्य सूचकांकों को शामिल कर लें तो करीब 11% लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, या जिनको गरीब कहा जा सकता है वो है, यानी कि उनकी आय जो है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और वो कितनी है? करीब $2.15 इतनी आय निर्धारित की गई है। अब आप समझिए कि कितने ज़्यादा लोग भारत में अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हो सकते हैं। हो सकता है आय बढ़ गई हो सकता है कि आंकड़ों में खेल हो सकता है कि आंकड़े हमें सच्ची तस्वीर ना दिखाते हो सकता है कि भारत में गरीबी और ज़्यादा हो, लेकिन आंकड़े यही कहते हैं कि इतने लोगों को निकाल दिया है और इतने लोग और बचते हैं, हम उनको भी निकालने के लिए प्रयासरत हैं। तो कहाँ से शुरुआत करें? 1947 से करें। 1947 में 80% गरीबी है। फिर एक कालखंड ऐसा आता है 1991 का, जहां पर भारत के साथ बहुत ज्यादा समस्याएं थी। भारत में उस वक्त रोजगारों की कमी, भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं जो करीब उस वक्त बच करके 1.4 बिलियन ही रह गए थे 1991 में, आज करीब हम $600 बिलियन पर बैठे हैं, है ना। तो 1.4 से बढ़कर $600 बिलियन का जो ये सफर तय किया है, इसमें निश्चित तौर पर हमने कुछ ऐसे काम किए होंगे जो राष्ट्र के लिए अच्छे हैं, जिन्होंने हमसे गरीब जिनका प्रयास था कि हम गरीबी से निकल जाएं,
उन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हम $600 बिलियन पर खड़े हैं। हालांकि पीएम ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन गरीबी से निकालने में गुलाटी जी का कहना है कि गरीबी से निकालने में ये जो फॉरेक्स रिजर्व हमारा बना है, इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और क्यों हम इसको काउंट नहीं करते, हमें इसको काउंट करना चाहिए। और वो कहते हैं कि इसी आंकड़े में शायद भारत की तरक्की का और गरीबी उन्मूलन का रास्ता छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है उसकी बात आगे करेंगे। अपने आर्टिकल में आगे कहते हैं कि हमारा भी हाल वैसा ही हो सकता था जैसा पाकिस्तान का है, जैसा श्रीलंका का है। उनके साथ क्या समस्याएं हुई? उनके फॉरेक्स रिजर्व्स कम हुए, उनके पास बाहर से धन की आवक कम हुई, उनका एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट ज़्यादा करने लगे, देशों के साथ ट्रेड इम्बैलेंस उनका बहुत ज़्यादा हो गया। इस वजह से उनका फॉरेक्स रिजर्व लगातार घटता गया। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, पाकिस्तान का जिस कारण से घटा उसके ठीक विपरीत कारणों से भारत का बढ़ा। अब इतना उसको समझिए, ठीक है। अब और कौन से काम किए? पहला तो हो गया फॉरेक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा वो बताते हैं कि हमने एग्रीकल्चर में बहुत काम किया, जिसके कारण हम गरीबी से निकल पाए, या जो गुर्बत थी हमारे देश में वो थोड़ी सी कम हुई। जो 15 और 11% के आंकड़ों पर आज हम खड़े हैं, वो 80% से बहुत ज्यादा कम है। और हम हर साल निकाल रहे हैं 135 मिलियन, 430 मिलियन, इतने जो आंकड़े हैं ये झूठ नहीं कह सकते, आंकड़ों में कुछ तो सच्चाई है। तो क्यों निकाले? पहले तो फॉरेक्स कहते हैं और दूसरा बताते हैं कि एग्रीकल्चर में हमने बहुत काम किया। हम जो करीब 800 मिलियन लोगों को, यानी कि 80 करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत जो 5 किलो पर मंथ पर पर्सन जो अनाज उपलब्ध करवाते हैं, उसमें राइस है, व्हीट है, इस प्रकार के जो अनाज उपलब्ध करवाते हैं, उससे व्यक्तियों को एक सिक्योरिटी तो ये रहती है कि कम से कम उनके पास खाने के संसाधन पर्याप्त हैं, खाने के लिए उनको किसी पर निर्भर नहीं रहना। अब वो अपने जीवन के बारे में आगे सोच सकते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर देश के काम आ सकते हैं। नंबर 1 ये कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि हमने व्हाइट रेवोल्यूशन पर काम किया। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? दुग्ध क्रांति है। आज हम मिल्क के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं और करीब 222 मीट्रिक टन इतना हम दुग्ध का उत्पादन करते हैं। उसके बाद यूएस से आता है जो कि 102 मीट्रिक टन इतना प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये मिलियन टन है, शायद मीट्रिक टन नहीं होगा, मिलियन टन है, ठीक है। इतना प्रोडक्शन हम करते हैं। अब उसमें देखिए 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, उन्होंने बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया। तो हमने जो फसलों में परिवर्तन किए, हमने अपने उद्यमों में जो परिवर्तन किए, हमने लोगों को एक आर्थिक सुरक्षा दी, हमने कम से कम खाद्यान्न की तो सुरक्षा दी। अगर व्यक्ति के पास खाद्यान्न की सुरक्षा है तो उसकी बहुत सारी समस्याएं जीवन में वैसे भी कम हो जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति दरअसल खाद्यान्न के लिए ही कार्यरत है। अगर खाद्यान्न आपको उपलब्ध है, फिर आप अपने जीवन में खाद्यान्न से ऊपर जाकर के कोई बात सोचें, एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर काम करना शुरू करेंगे। तो वो कुछ मेजर लिस्टिंग करते हैं, फॉरेक्स, एग्रीकल्चर, उसके बाद दुग्ध क्रांति, उसके बाद हरित क्रांति और बीटी कॉटन। ये जो चीजें हैं, ये मेजर चीजें उन्होंने कहा। और पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, व्हाट आईटी इज फॉर इंडिया, बीटी इज फॉर भारत। यानी कि इंडिया के लिए जो आईटी काम करते हैं, बहुत गहरा स्टेटमेंट है, इसको समझिए, एक बार अपने साथ करिए। इंडिया और भारत का जो पैराडॉक्स है वो इसको लगातार दिखाते हैं कि एक देश में दो समाज रहते हैं। एक वो समाज जो संभ्रांत है, पढ़ा लिखा है, नए वैल्यूज का है, वेस्टर्न मॉडर्नाइज्ड है, और दूसरा समाज जो भारत के गांवों में रहता है, जो खेती करके अपना गुजारा करता है, जो सरकारी योजनाओं, वेलफेयर स्टेट के ऊपर आधारित है, निर्धारित है, आश्रित है। उस स्टेट का और भारत का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो जितना इंडिया का विकास आईटी ने किया है, उतना भारत का विकास बीटी कर सकता है। ये उस वक्त का स्टेटमेंट था और इसने एक रेवोल्यूशनाइजिंग काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो ये कुछ कारण थे जिससे भारत गरीबी को कुछ हद तक कम कर पाया। इसके बाद कुछ और आंकड़े हैं। गरीबी कम करने से हुआ क्या, गरीबी कम करने के परिणाम क्या हुए, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो बताते हैं कि कुपोषण एक समस्या थी जिससे भारत लगातार लड़ रहा है, और गरीबी जैसे जैसे कम होती है तो कुपोषण की समस्या को हम इरेडिकेट करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं, वो कहते हैं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 2021 के बीच में हुआ, उसमें करीब 32% चिल्ड्रन जो थे वो अंडरवेट। इसके अलावा 19% बच्चे ऐसे थे जिनको कुपोषण के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और आंकड़े हैं, देखिए 2005 से 6 के बीच में हमारा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था, यानी कि शिशु मृत्यु दर जिसको कहा जाता है, कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो प्रति हजार की संख्या पर कितने बच्चों की मृत्यु होती, कितने परसेंटेज में उन्होंने काउंट किया, तो उस वक्त हमारा 35% था। और
57% था हमारा 2005-6 में और 35% रह गया 2019-21 के बीच में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हमारे सामने आंकड़े हैं, ताज़ा आंकड़े हैं, 2-3 साल पुराने आंकड़े हैं। तो आप देखिए, जैसे जैसे गरीबी कम होती है वैसे वैसे संसाधन आते हैं लोगों के पास। जब लोगों की जेब में पैसा आता है तो उनका स्वास्थ्य सबसे पहले ठीक होता है। अपना आर्थिक हित होने के बाद शारीरिक हित सबसे पहले आता है। अपने आसपास की जो सोसाइटी है, समाज है, घर है, परिवार है, और देश की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। तो अगर परिवार स्वस्थ है, परिवार ठीक है, तो देश ठीक है। इतनी सिंपल बात है। तो अगर हम ऊपर से लेकर के अपने ट्रिकल डाउन अप्रोच से भी अगर चलें और अगर हम देश को ठीक करना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि देश को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है परिवार ठीक करिए। जैसे लोगों के पास पैसा आएगा वो अपने परिवार को ठीक करेंगे तो सारी चीज़ें कुशल मंगल हो जाएंगी। फिर वो कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस हमारे सामने और भी ज़्यादा हैं। ठीक है, हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो इस एरिया में काम करते हैं, एनजीओज वगैरह भी बहुत ज़्यादा इसमें काम करते हैं, लेकिन एक ऐसा पूरा धड़ा है जिसको हमने अपने अर्थतंत्र से बाहर कर रखा है, जिसको सामाजिक व्यवस्था से बाहर कर रखा है, वो है महिलाएं। तो जब तक महिलाएं आपके विकास में शामिल नहीं होंगी, जब तक आप महिलाओं को देश की मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेंगे, उनको अपने अर्थतंत्र के साथ नहीं जोड़ेंगे, तक आप विकास नहीं कर सकते। आप करते रहिए, आप अपनी आधी आबादी के भी कुछ पोर्शन के साथ आर्थिक विकास कर रहे हैं। एक ऐसी पूरी आबादी जो आपका अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, उसको आपने पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, उसकी आपने प्रगति नहीं करवाई, उसको करने नहीं दिया, उसको बाहर नहीं निकलने दिया आपकी सामाजिक कुरीतियों की वजह से। आज जब वो निकल रही हैं तो उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाना आर्थिक जगत में बहुत ज़रूरी था, जो हमने नहीं किया। अब हम धीरे धीरे कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 15 से 60 या 59 साल की उम्र तक करीब करीब 30% है 2021-22 के अनुसार। केवल 30% वे महिलाएं जो काम कर सकती हैं, 100 में से काम करती हैं, बाकी नहीं करती, 70%। बहुत बहुत चिंताजनक आंकड़ा है, बहुत खराब आंकड़ा है। तो कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं ना, आप आई होप यू आर फॉलोइंग, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि भारत की गरीबी के कारण कौन से थे, भारत ने किन कारणों का प्रयोग करके गरीबी को इरेडिकेट किया और गरीबी के इरेडिकेशन से क्या क्या फायदे होते हैं। ये जो बात है कि अगर आप अपनी महिलाओं को भी अच्छा स्थान देते अपनी अर्थव्यवस्था में, तो निश्चित तौर पर आप राष्ट्र का और भला कर सकते थे, राष्ट्र को और आगे लेके जा सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। इसीलिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दिखती है वो और ज़्यादा हो सकती थी, नहीं है। आज हमारी महिलाओं का पार्टिसिपेशन देश में बढ़ रहा है और इसके लिए आप खुश भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी दे सकते हैं किसी को, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, महिलाओं का सबसे पहले तो अपलिफ्टमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर काम करना पड़ेगा। पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने हर फैसले में कम से कम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें, उनके लिए प्रावधान रखें, उनको किसी न किसी प्रकार से सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। पहला प्रयास पॉलिसी मेकिंग पर हो सकता है। इंसेंटिवाइज करें उनके वर्क को और एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाएं, स्कॉलरशिप दें, 10वीं के ग्रेड के बाद कम से कम मास्टर्स लेवल तक उनको ऐसी स्कॉलरशिप्स दें जिससे वो पढ़ सकें, जिससे अपना उत्थान कर सकें, क्योंकि हाई रिटर्न है आपके। अगर परिवार में अगर कोई महिला शिक्षित है, ऐसा कहा भी जाता है कि अगर पुरुष शिक्षित है तो एक व्यक्ति शिक्षित है, लेकिन अगर महिला शिक्षित है तो एक परिवार शिक्षित है, क्योंकि महिला अपने बच्चों के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान करेगी, शिक्षा में योगदान करेगी, साथ ही जो लिमिटेड फैमिली साइज है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि वो फिर फैसले ले पाएगी। आर्थिक, अगर किसी महिला के पास आर्थिक साधन है, वो आर्थिक आधार पर विकसित है, उन्नत है, सक्षम है, तो वो ऐसे दबावों में नहीं आएगी, वो इन दबावों को नहीं झेलेगी और अपने तरीके से लिमिटेड फैमिली साइज और अपने फैमिली साइज के साथ साथ जो बच्चों की शिक्षा है उस पर काफ़ी ध्यान देगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर एग्रीकल्चरल और फूड मेकिंग प्रोसेसेस जो है हमारी, उसमें सुधार करके हम और ज़्यादा अपनी जो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जब जैसे जैसे हम गरीबी का उन्मूलन करेंगे, देश की समस्याएं धीरे धीरे अपने आप कम होती जाएंगी। R&D में हमें खर्चा बढ़ाना है, यूनिवर्सिटीज़ हमें और ज़्यादा लानी है, इसके अलावा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए। और अंत में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें काम करना चाहिए। अगर एक बात में बोलें कि गरीबी इरेडिकेशन कैसे होगा और देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश की समस्याओं का हल क्या होगा, तो गुलाटी जी कहते हैं कि समस्याओं का हल एक ही है, GDP। आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जारी रखिए, आप जो कर रहे हैं ना वो करते रहिए।
आप उसे और अच्छा ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए और प्रयास कीजिए। आप अपनी महिलाओं को लेबर फोर्स में शामिल करिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। तो जैसे-जैसे आप एक राष्ट्र की छोटी इकाई, एक परिवार तक पहुँच बना लेंगे, जैसे-जैसे उन तक इकोनॉमिकल बेनिफिट्स जो हैं ट्रिकल डाउन होंगे, वैसे-वैसे वो अपने परिवार को अच्छा करेंगे। देश की सबसे छोटी यूनिट परिवार होती है, अगर परिवार अच्छा है, सारे परिवार अच्छे हैं, तो आपका देश अच्छा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। वही पॉवर्टी एलिवेशन का सबसे अच्छा रास्ता है, आपके देश को और ज़्यादा कुशल मंगल बनाने का रास्ता है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल, जिसे हम संपादकीय समीक्षा के अंतर्गत हमने समझा। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किसे कवर करता है? आप ये ऑप्शंस देखिए और नीचे लिखे जो पुट है उसके माध्यम से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। पहला है घरेलू स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचित होना। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की सीमा एवं जीडीपी वृद्धि दर। आपको इनमें से बताना है कि ये जो सूचकांक होता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये किस किस को शामिल करता है। केवल एक को करता है, दो या तीन को करता है, एक और तीन को करता है, या एक दो तीन सभी को करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपसे अगली संपादकीय समीक्षा के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या जो भी आपका ग्रुप है, आप जिनके साथ तैयारी करते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कोई इशू है, कोई डाउट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी राय, सुझाव, प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, सुनने के लिए। आपसे अगली संपादकीय समीक्षा में एक बार फिर से मिलेंगे।